हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में आपको बता चुका हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 90% आने के चांसेस यही हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 1 में से या क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा, जो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दो क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्वेश्चन 1 हम पहले कर चुके हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था, और अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर रूल जो है वो ईजी होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन से, तो उसका मैं फर्स्ट पार्ट उतार रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये भी सिखा दूँ यहाँ पर कि जो पेपर में जब सवाल आता है, तो पेपर में अगर सवाल में लिखा हो कि आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, तो आपने उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, और अगर लिखा हुआ है कि आपने इसको क्रैमर रूल से करें, तो फिर आपने क्रैमर रूल से ही करना है। लेकिन अगर आपको ना कहा जाए कि क्रैमर से करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है, तो आपकी मर्ज़ी जिसे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, लेकिन आप दी हुई शर्त को छोड़ नहीं सकते। यानी अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन का कहा है और क्रैमर रूल से कर लिया, आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन मार्क्स 0 होंगे। ठीक है, इसका आपने ख्याल करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बड़ा इजी है। इसमें आपने ये करना है कि इसका एक मैट्रिक्स बनेगा, इस वाले पोर्शन का ना एक मैट्रिक्स बनेगा जो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बनाया था। एक्स के साथ 1 है, ये 1 आ जाएगा। ये 2 है, 2 लगाएंगे। 4 है, 4 लगाएंगे। और -1 है, -1 लगाएंगे। ये वाली चीज़ हमारे पास ए कहलाएगी। ठीक है, और आप पहले इस ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको पता है, 2 लाइन्स यहाँ पे आ जाएंगी और 2 लाइन्स हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि मैंने आपको याद करवाया था कि पहला एरो आपका ये है, सेकंड एरो आपका ये है। यही तरतीब आपने रखनी है। तो पहला ये है, यानी 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस खुद से लगाएंगे। और सेकंड एरो ये है, यानी 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई किया -1, इनको मल्टीप्लाई किया -8, और इसका आंसर आ गया -9। ठीक है, हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। क्रैमर रूल के अंदर 3 डिटर्मिनेंट होते हैं, तो हमने एक ले लिया। अब मज़ीद बाकी लेंगे। अब हमारी बारी है कि हम ए एक्स लेंगे। तो ए एक्स कैसे बनाते हैं वो भी सीख लें। ए एक्स में आपने एक्स वाले सारे छोड़ देने हैं। पहले लिखें बाहर वाले, और फिर लिखें वाई वाले, 4 और -1। तो इधर डिटर्मिनेंट लेंगे और इधर डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -1, माइनस खुद से लगाएंगे, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें -4 -20, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -24 आ जाएगा। अब हमने ए एक्स ले लिया, अब अगली बारी है ए वाई की। जैसे मैंने ए एक्स लिया था, मैंने कहा था एक्स वालों को छोड़ देंगे, तो जब हम वाई लेंगे तो हम वाई वालों को छोड़ देंगे। तो ए वाई में वाई वाले नहीं लिखने हमने, हम ये वाले छोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे एक्स वाले यानी 1 2, और फिर बाहर वाले यानी 4 5, 1 2 और 4 5, 1 2 4 5। इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इधर भी लाइन लगाएंगे और इधर भी लाइन लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 1 ज़र 5, -4 2 ज़र 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब बारी है हमारे पास आंसर निकालने की। आंसर होता है x और y। पहले हम ऊपर ए एक्स लेंगे और नीचे ए लेंगे डिटर्मिनेंट के साथ। ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट होगा और नीचे ए का डिटर्मिनेंट होगा। अब वैल्यूज पुट कर लें। ए एक्स का आंसर हमारे पास आया था -24, और ए का आंसर आया था -9। ए वाई का आंसर आया -3, और नीचे है -9। अब इसी कटिंग करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 8/3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा कि पहले आप लिखेंगे x का आंसर जो कि है 8/3, और फिर लिखेंगे y का आंसर जो है 1/3। और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम क्रैमर रूल यूज़ करने वाले हैं, और अब तक आप मुझसे ए बनाना, ए एक्स बनाना, ए वाई बनाना सीख चुके हैं।
तो मैं अब आपको तेज़ तेज़ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है। तो मैं अब हर चीज़ को बहुत माइनर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पार्ट वन में समझा दिया मैंने। करूँगा मैं सारा, स्पीड थोड़ी तेज़ रखूँगा, तो आपने ज़रा फॉलो करते रहना है। पहले मैं बना रहा हूँ ए को देखें, एक 1 और 3 है, एक 2 और -2 है, ठीक है। और साथ ही मैं ए एक्स बना रहा हूँ, ठीक है। आप एक से नीचे बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया है, इस तरह भी कर सकते हैं। कोशिश करें इस तरह ना करें, क्योंकि इस तरह थोड़ा रश बन जाता है। मेरे रजिस्टर का पेज थोड़ा बड़ा है, तो मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग चाहें तो एक दूसरे के नीचे कर सकते हैं, पहले ए सॉल्व कर लें, फिर ए एक्स कर लें, फिर ए वाई कर लें, ठीक है। मैं डिटर्मिनेंट यही बना लेता हूँ इसका, ठीक है, ताकि सवाल और छोटा छोटा हो जाए। चलें, ए एक्स के लिए आपको पता है हम एक्स वाले छोड़ देंगे, पहले लिखेंगे बाहर वाले और फिर लिखेंगे वाई वाले, ठीक है। और जब ए वाई की बारी आएगी तो हम पहले लिखेंगे एक्स वाले और फिर बाहर वाले, ठीक है। तो अब इस लिहाज से हम सवालों को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए का। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपको याद होंगे सारे एरो मैंने बताए थे कि फर्स्ट एरो ये है, यानी 7 को -2 से करेंगे, और दूसरा एरो ये है, तो -3 को हम 2 से करेंगे। और ए वाई के लिए हमने क्या करना है, 1 को -3 से करना है, माइनस लगा के 3 को हमने 7 से करना है, ठीक है। ओके, अब ये कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। जब ए एक्स की बारी आई तो इनको मल्टीप्लाई किया, -14 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़े का साइन आ जाएगा, और माइनस करने पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और ए वाई की बारी है, ए वाई जब हम करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, -7 3 21 हो जाएगा, जो कि प्लस हो के -24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बारी है हमारे पास एक्स और वाई फाइंड करने की, एक्स और वाई। एक्स का आंसर क्या होगा कि हम ऊपर लिखेंगे ए एक्स, नीचे लिखेंगे ए, और वाई का आंसर क्या होगा, नीचे लिखेंगे ए वाई, और ऊपर लिखेंगे ए वाई और नीचे लिखेंगे ए। ए एक्स का आंसर हमारे पास -8 है, ए का आंसर भी -8 है, ए वाई का आंसर -24 है, और ए एक्स का ए का आंसर हमारे पास -8 है। कटिंग करेंगे 1 आ जाएगा, इसी कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे, तो वो हमारे पास एक्स का आंसर पहले, वाई का आंसर बाद में, एक्स का 1 है, वाई का 3 है। अब टर्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको भी उस तरीके से करेंगे। पहले हम इसका ए बनाएंगे, ए की क्या वैल्यू होगी, 2 4 -5 -3, ठीक है। फिर हम बनाएंगे ए एक्स, इसको भी डिटर्मिनेंट ही बना लेना, चले। ए एक्स बनाएंगे, ए एक्स में एक्स वाले छोड़ देंगे, पहले लिखेंगे बाहर वाले और फिर लिखेंगे वाई वाले, फिर ए वाई बनाएंगे, ए वाई में हम वाई को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे पहले एक्स वाले और फिर लिखेंगे बाहर वाले, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ले लें, 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, -4 को मल्टीप्लाई किया -5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस 20, इनको सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये एक्स की बारी है, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, माइनस लगाएंगे, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, ये आ जाएगा +18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, इनको माइनस करें तो आ जाएगा -42। अब एक वाई की बारी है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -24, माइनस प्लस आ जाएगा, 6 4 24, और ये आंसर आ जाएगा 0। अब हमने फाइंड करना है एक्स और वाई, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा,
एक्स के लिए हम ए एक्स को डिवाइड करेंगे ए के साथ, और ए वाई के लिए हम ए वाई को डिवाइड करेंगे ए के साथ। ए एक्स को डिवाइड किया -42 को डिवाइड किया 14 के साथ, और यहाँ पे 0 को डिवाइड किया 14 के साथ। तो इनको कटिंग करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में पहले हम x का आंसर लिखेंगे और फिर लिखेंगे y का। x का आंसर -3 है, y का 0 है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्रैमर रूल का। पहले हम a फाइंड करेंगे। a का आंसर हमारे पास है 3 5 2 6। फिर हमने फाइंड करना है ax। पहले हम लिखेंगे बाहर वाला, फिर लिखेंगे y वाला, फिर हमारे पास है ay। पहले लिखेंगे हम x वाला और फिर लिखेंगे बाहर वाला। तो पहले 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लगाएंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 6 3 ज़ार 18 -5 2 ज़ार 10। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर 8 आ जाएगा। अब ए एक्स की बारी है। ए एक्स के लिए देखें, -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, या 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, एक ही बात है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, इसको करेंगे तो -10 आ जाएगा, और इन दोनों कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो -16 आ जाएगा। अब ए वाई की बारी है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इधर मैंने सवाल सॉल्व करते हुए ना ये लाइंस लगा दी हैं, ये लगाई भी जा सकती हैं, इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने की वजह से आपका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैं क्योंकि चाहता हूँ वीडियो छोटी बने, इसलिए मैं इकट्ठे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों ने पहले ए सॉल्व करना है, उसके नीचे ए एक्स सॉल्व करना है, और उसके नीचे ए वाई को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले एक्स फाइंड करते हैं। एक्स फाइंड करने के लिए ऊपर मैं ए एक्स लिखूँगा, नीचे मैं ए लिखूँगा। फिर वाई फाइंड करेंगे, और वाई के लिए ए वाई को मैं ऊपर लिखूँगा और ए को मैं नीचे लिखूँगा। तो पहले ए एक्स फाइंड कर लें, -16/8, और जब ए वाई हम फाइंड करेंगे तो आएगा 20/8। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार, -2 आंसर आ जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 4 5 ज़ार 10, यानी 4 5 ज़ार 20, यानी 5/2 आ जाएगा। इसका अगर हम सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो पहले हम लिखेंगे आंसर x का और फिर लिखेंगे y का। x का आंसर है -2, y का है 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिलेशन उस तरह से सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से नहीं ख़ास बनता। डायरेक्टली उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसके थ्योरी के ऊपर नहीं जाएंगे। जिन क्वेश्चन की थ्योरी ज़रूरी होगी समझना वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो इसको हम कहीं लिखा नहीं हुआ है इसको किस रूल से करें, मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर रूल से करें। तो क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन थोड़ा लंबा होता है, क्रैमर रूल थोड़ा इजी होता है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी क्रैमर रूल से ही करने वाला हूँ। ठीक है, जब नहीं बताया होता तो हमारी चॉइस होती है। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए, जो कि है 1 2 और 1 और -1। ठीक है, और अगर हम फाइंड करेंगे ए एक्स, तो एक्स वाले छोड़ेंगे, पहले लिखेंगे बाहर वाले और फिर लिखेंगे वाई वाले, और फिर फाइंड करेंगे ए वाई, उसमें हम लिखेंगे पहले एक्स वाले और फिर लिखेंगे बाहर वाले। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ए एक्स की बारी। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये सब कुछ आपने सीखा पहले। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7 -2, और सॉल्व करेंगे तो -9 आ जाएगा। जब ए वाई की बारी आएगी, आपने सीखा है कि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस लगाएंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा -14, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12। अब बारी है इनको x और y फाइंड करने की। x के लिए हम ax को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे लिखेंगे, और y के लिए हम ay को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे लिखेंगे। ax का आंसर -9 है, a का आंसर -3 है, इन्हीं कटिंग करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ay का आंसर -12 है और a का आंसर -3 है, इनकी कटिंग करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका सोल्यूशन सेट चाहेंगे तो पहले x का आंसर और फिर y का आंसर लिखेंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने कहा है कि ये 3 फोर्सेस हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि 3 फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम में लग रही हैं, और ये तीनों फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में लग रही हैं इनको अगर ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास 0 होता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है कि इन तीनों फोर्सेस को प्लस करके आंसर 0 आता है। तो हम लिखेंगे कि F1 को, F2 को और F3 को ऐड करने की वजह से आंसर 0 आ रहा है। तो F1 की वैल्यू है क्या, वो है 8x, F2 की वैल्यू है -2 और -7, और F3 की वैल्यू है y और -1। इनका आंसर 0 आ रहा है। तो इसको एक ही मैट्रिक्स में लिख लें आप, ठीक है। ये जगह 8 प्लस हो रहा है ना, ये सारा 8 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस y, x प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 1 और 0, ठीक है। तो यानी कि 8 - 2 का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 प्लस y, और इसका आंसर कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको बराबर रखेंगे 0 के, 6 प्लस वाई को, तो 6 प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा, और x - 8 बराबर 0 आ जाएगा। तो y यहीं पे रहेगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये y का आंसर आ जाएगा, और x यहीं पे रहेगा, 8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये x का आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट अगर हम इसका बनाएं तो पहले आप x का आंसर लिखें यानी 8, फिर y का लिखें यानी -6, ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि 2 बीम हैं, मैं आपको तस्वीर में बीम दिखा रहा हूँ, इस तरह के बीम होते हैं और ये बिल्डिंग का वज़न उठाते हैं। तो कहते हैं 2 बीम हैं ए और बी, ठीक है। एक बीम हमारे पास ए है और एक बीम हमारे पास बी है। वो कहते हैं इन 2 बीम ने मिलके जो वज़न उठाया हुआ है वो वज़न है 100। हम उसका यूनिट यूज़ नहीं करेंगे इसलिए मैं सिर्फ 100 लिख रहा हूँ। एक्स और वाई जो बीम है उसका आंसर, उसका जो वज़न है उन्होंने उठाया हुआ है वो 100 है, ठीक है। इसको एक्स एंड वाई लिख लें, बेशक एक्स एंड वाई लिख लें। दूसरी कंडीशन पहले लिख लें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन के मुताबिक चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अच्छा कंडीशन हमारे पास ये होगी पहली कि दोनों बीम ने मिलकर जो वज़न उठाया हुआ है वो 100 है। इस सेकंड कंडीशन उसने हमें दी है, उसने कहा है कि जो पहला वाला बीम है यानी जो जिसने एक्स लोड उठाना है वो ट्वाइस है यानी 2 गुना है, तो हम x की जगह पे 2x यूज़ करेंगे। उसने कहा जो b है वो 3 गुना है यानी y की जगह पे हम 3y यूज़ करेंगे। कहता है फिर जो इनका कंबाइंड लोड है वो 240 है। ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ये आपकी किताब में क्वेश्चन में लिखी हुई है, बड़े आसान अल्फाज में लिखी हुई है, उसको अपने फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है, इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे a, वो पता आपको x और यानी x यानी 1 और 2 आ जाएगा, ये 1 और 3 आ जाएगा। और जब हम फाइंड करेंगे ax तो पहले आ जाएंगे बाहर वाले और फिर आएंगे y वाले, और जब हम यूज़ करेंगे ay तो y को छोड़ देंगे, तो पहले आ जाएंगे x वाले और फिर बाहर वाले। अब इन सब का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 - 2 यानी आंसर आ जाएगा 1। अब ax की बारी है।
100 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ माइनस 240 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 300 माइनस 240, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बारी है ए वाई की। 1 मल्टीप्लाई होगा 240 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 माइनस 200, यानी आंसर आ जाएगा 40। तो अब x और y फाइंड करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। x के लिए हम ax को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे लिखेंगे, और y के लिए हम ay को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे लिखेंगे। ax का आंसर 60 है, नीचे a1 है, ay का आंसर 40 है, नीचे 1 है। तो 1 तो कुछ नहीं होता, तो 60 और 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका बना लें सोल्यूशन सेट। तो पहले x आए, फिर y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहले लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि स्टोरी में एक पूरी कंडीशन दी हुई है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन बड़ी इजी है, रीडिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह आपने इसको रीडिंग करना है तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। वीडियो गेम के अंदर 2 करैक्टर है, कोई लाइन में जा रहे हैं, यानी कोई भी कार हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वैसे ना स्ट्रेट यूँ जा रहे हैं। उसमें एक हॉरिजेंटल जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक वर्टिकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है। उनकी रिलेटिव पोजीशन डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आप 2D के चक्कर में, रिलेटिव कंडीशन के चक्कर में ना पड़ें। तो आपने डायरेक्टली समझना है कि इक्वेशन बनाने के लिए किस तरह वो हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को। जो फर्स्ट करैक्टर है, ठीक है, मैं हेडिंग लगा भी देता हूँ, ज़रूरत नहीं वैसे लगा देते हैं, चलें। फर्स्ट करैक्टर के बारे में कहा गया है कि जो हॉरिजेंटल जा रहा है ना, वो हॉरिजेंटल जो पाथ है उसका, वो हॉरिजेंटल ट्वाइस है। यानी हॉरिजेंटल बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल बोलते हैं वाई एक्सिस। तो बोला जो हॉरिजेंटल वाला यानी एक्स वाला पार्ट है उसका वो ट्वाइस है, डबल है इससे, यानी वो सिंगल है, ठीक है। और जो टोटल इसका आंसर है वो 5 है। ये उसने फर्स्ट करैक्टर के बारे में बताया, ठीक है। आगे उसने बताया सेकंड करैक्टर, वो क्या कर रहा है। सेकंड के बारे में बताया उसका जो फर्स्ट है यानी हॉरिजेंटल वाला पार्ट है वो वर्टिकल से ज़्यादा है। जब ज़्यादा करना हो तो हम उसमें 1 का इजाफा करते हैं, ठीक है। मसलन 2 से ज़्यादा, तो 2 से बड़ा कौन होगा 3, उसमें 1 का इजाफा हुआ। 3 से बड़ा कौन होगा 4, उसमें 1 का इजाफा हुआ। तो जब आपको क्वेश्चन में बताया ना जाए कितना इजाफा है, सिर्फ कहा जाए कि मोर देन x या मोर देन y, तो आपने 1 का इजाफा करना होता है। हमने 1 का इजाफा कर दिया। ऑब्वियसली इक्वेशन की फॉर्म ठीक नहीं है, तो हम जो करेंगे y को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, और ये तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है। इनको ऊपर नीचे लिख लो, यानी 2x + y = 5, और नीचे लिख लें x - y = 1। अब क्वेश्चन बन गया ना जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो पहले a फाइंड कर लें, वो पता है कि 2 1 है और 1 और -1 है, ठीक है। और ax वो पहले बाहर वाले फिर y वाले, ठीक है। और y वालों के लिए y छोड़ देंगे, यानी पहले x वाले और फिर बाहर वाले। -1 माइनस इस तरह से, -2 -1 -3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे ax की, तो 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -5 और -1 यानी -6 आंसर आ जाएगा हमारे ax का, ठीक है। और अगर हम पढ़ेंगे ay के बारे में, ay है ay, तो किस तरह आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ये सब कुछ आपने पहले किया होगा, इसलिए डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन अब तक हम मेरा ख्याल है 10 सवाल तो कर चुके हैं इस तरह के। x और y फाइंड करनी है हमने। x के लिए ax को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे लिखेंगे, ay को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे लिखेंगे। ax है -6 और a है -3, कटिंग करेंगे 2 आ जाएगा। ay है -3, a भी है -3, कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें x और y का सोल्यूशन सेट में,
तो पहले x का आंसर लिख लें, फिर y का आंसर लिख लें। उसने पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी x और y एक्सिस में कोई चीज़ यूँ रिलेटिवली जा रही है तो किस पॉइंट पर आके आपस में यूँ टकराते हैं, वो पॉइंट पूछ रहे हैं। तो वो पॉइंट आपने कहना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर टकराते हैं। उसमें भी सेम रूल होता है कि इंटरसेक्शन का पॉइंट लिखना है आपने, तो पहले x लिखना है और फिर y लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एक आदमी है उसके बारे में बताया है, उसके आदमी के बारे में, उसके बेटे के बारे में। तो आप लिखेंगे कि जो आदमी की एज है, आदमी की जो एज है उसको हम x फ़र्ज़ कर रहे हैं, और जो बेटे की एज है उसको हम y फ़र्ज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये कंडीशन पहले भी कुछ सालों में, आई थिंक 9 में मैंने करवाई थी, ऐसा कुछ था। अब फिर से उन्होंने दी है। उन्होंने कहा 2 साल पहले, अब ये उनकी एज है, उनका कंपैरिजन हमने करना है बाप की एज का और बेटे की एज का। तो जो आदमी है उसकी एज हम इस तरफ और बेटी की एज इस तरफ रखेंगे, क्योंकि जब भी कंपैरिजन करना होता है तो इक्वल टू की फॉर्म में आती है चीज़। ठीक है। उन्होंने कहा 2 साल, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले की बात है, तो हम 2-2 साल निकाल देंगे उनकी उम्र में से, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। ठीक है। उन्होंने कहा 2 साल पहले ये जो आदमी था ये अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। ठीक है। तो छोटा कौन है? छोटा तो बेटा है ना, तो बेटे की उम्र को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने गुना ये बड़ा होगा उतने गुना बेटे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों को बराबर करना है। ठीक है। इसकी मिसाल यूँ ले लें, अगर फ़र्ज़ करें कि बाप जो है वो 10 साल का है, 10 साल का होता नहीं है बाप, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 10 साल का बाप है, बेटा 2 साल का है, और मैं कह रहा हूँ कि बाप बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो आप इन दोनों को बराबर करने के लिए बेटे को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, बाप को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। उसी हिसाब से हमने बच्चे की उम्र को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बाप की उम्र को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है। अब 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5y आ गया, और 5 2 10 आ गया। आपको पता है कि y यहाँ चला जाएगा, 5y इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और जो -2 है वो इधर आके +2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -8। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक कंडीशन और दी हुई है, अब वो क्या है वो आपने देखनी है। दोबारा से हम बाप और बेटे की एज को इक्वल में लिखेंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब 6 साल बाद की बात की है, 2 साल पहले थी हमने माइनस किया, अब 6 साल बाद किए तो 6 साल उसमें प्लस करने पड़ेंगे। 6 साल बाद जो बाप है वो बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो हम बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न मैंने आपको यहाँ समझाइए। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, 3 6 18, x यहीं पर आएगा, 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, और 18 से 6 आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप पहली इक्वेशन यानी x माइनस 5y इक्वल टू -8 को ले लें। सेकंड कंडीशन x माइनस 3y इक्वल टू 12 को ले लें और इनको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें। मैंने क्रैमर रूल आपको करवाया हुआ है, ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है आपने। 2 साइकिलिस्ट हैं, एक इधर खड़ा है, ठीक है, x, ये फास्ट है, ठीक है, यहाँ खड़ा है y, ये स्लो है। इनके दरमियान जो फासला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 44 किलोमीटर है। अब वो कहते हैं कि पहली कंडीशन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, आपस में टकराने के लिए, टकराएंगे तो खैर नहीं, लेकिन एक दूसरे करीब आ रहे हैं दोनों, ये इसकी तरफ आ रहा है और ये उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कहते हैं क्या होगा, तो आपने कहना है कि जो फास्ट साइकिलिस्ट है, ठीक है, उसका नाम हम एक्स रख देते हैं, और जो स्लो साइकिलिस्ट है
उसका नाम हम वाई रख लेते हैं, ये उनकी स्पीड है, ठीक है, एक्स और वाई उनकी स्पीड समझ लें आप। तो यहाँ v1 v2 भी यूज़ कर सकते हैं, और हम एक्स वाई यूज़ करें इसलिए मैंने एक्स वाई ही यूज़ किया। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड होगी, ठीक है। यहाँ लिख लें व्हेन मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, व्हेन मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी, और फासला है 44 किलोमीटर, लेकिन उनको एक दूसरे के करीब आने में 2 घंटे लगेंगे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई यहीं रहेगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन का मतलब है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, कि दोनों इधर को आ रहे हैं, ठीक है, इधर को आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ये तो स्लो है, ये वाला फास्ट है। अब ये भी नीचे को आ रहा है, ये भी नीचे को आ रहा है। अगर दोनों नीचे को आएंगे तो फास्ट वाला स्लो वाले से आगे निकल जाएगा। तो जब वो उससे आगे निकलेगा तब तकरीबन 7.5 घंटे लगेंगे उसको इसको क्रॉस करने में। तो आपने कहना है कि जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड में दोनों में फ़र्क आ जाएगा ना, इकट्ठी तो नहीं हो रही। जब पहले था दोनों दूसरे की तरफ आए थे, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों हेल्प कर रही थी दोनों को मिलने में, हमने दोनों को प्लस कर दिया। लेकिन अब ये वाला उसे उसकी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये उससे दूर भाग रहा है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। और फासला तो अभी भी 44 किलोमीटर ही है, लेकिन टाइम उनको लगेगा 7.5 घंटे, ठीक है। तो अब आपने करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14 प्लस 1 15/2। आपने छोटी क्लासेस में ये किया हुआ है। साथ में जगह x माइनस वाई इक्वल टू 44, 2 जाके 44 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 88। और फिर क्या होगा कि 88 से आगे 15 डिवाइड हो जाएगा। इसी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, ना कटिंग होती, इसको ऐसे रहने दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अपने करना क्या है, ऊपर लिखना है इसको, नीचे लिखना है इसको क्रैमर रूल से करना है, क्रैमर रूल से कर लें, मैथसन वर्जन से करना है उससे कर लें, दोनों तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर्स आपने खुद ही निकाल लें। फिर भी क्वेश्चन नंबर 7 8 या जो भी मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करवा रहा हूँ जिसके मैं आंसर नहीं निकाल रहा, अगर इनके आंसर निकालने में कोई इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उसके आंसर निकाल के दिखा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका देख लें क्या उन्होंने सिचुएशन दी है। तो उन्होंने एक नोमिनेटर दिया है, ठीक है, और एक डिनोमिनेटर दिया है। जो नोमिनेटर है वो हमने x फर्ज कर लिया, डिनोमिनेटर हमने y फर्ज कर लिया। ये होता क्या है, अगर x और y लिखा जाए तो ये नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऊपर x है नीचे y है, तो उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को फर्ज किया है। अब वो कंडीशन क्या दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या लें, गिवन कंडीशन क्या लें, एक ही बात है। अब वो कहते हैं कि जो पहली कंडीशन है उसमें जो नोमिनेटर है यानी ये जो x है ये y से 7 कम है, तो y में से 7 निकाल दें, ठीक है। तो आपको पता है कि y ने इधर आके माइनस होना है, 7 वहीं पे रहेगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी बड़ी आसानी से। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम नोमिनेटर में यानी x में 3 प्लस करें तो कहता तब जो फ्रैक्शन बनेगी, यानी तब जो ये नोमिनेटर हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया। नोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं किया। कहते हैं इसको कैंसल आउट करने के लिए हमारे पास 3/4 काफ़ी रहेगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x 4 3 12, 4x 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी।
तो ऊपर लिखें आप इसको 1 को, नीचे लिखें आप 2 को, तो इसको आप क्रैमर रूल से करना चाहें क्रैमर रूल से कर लें, मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है उससे कर लें। अगर इसके आंसर नहीं निकलते आपसे किसी के भी, पहले कोशिश ज़रूर करें। अगर आंसर नहीं निकलता कमेंट कर दें, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के अंदर आपको उसके आंसर्स भी निकाल दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।